यू आर तो ऑडिबल। आईटीआर जो अब 4 साल के लिए कर दिया गया। एक सबसे अच्छी बात जो उन्होंने सीतारमन जी ने की, टूरिस्ट, इनका पूरा फोकस अब आ गया टूरिस्ट पे भी। तो अब ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर 50 ऐसे हॉट स्पॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना रहे हैं कि इंडिया में जो टूरिज्म को बढ़ाया जाए। उसके लिए जी उन्होंने आज एक नई बात बोली, होम स्टे पे मुद्रा लोन भी देने की बात की जी, गई। पीसीआर अगले कॉलर के बारे में बताइएगा प्लीज। थैंक यू। एसएन शर्मा गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शर्मा जी, आपका सवाल क्या है? नमस्कार जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, नमस्कार, बताएं आपका ये सवाल। देखिए, जो आज इन्होंने स्लैब दिखाए हैं, थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं कि 12 लाख पे 60,000 टैक्स बनता है। हाँ, तो उसको जो जीरो ये बताते हैं सेक्शन 87A की रिबेट की वजह से जीरो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? वही जी 87A की वजह से ही है। यस, 87A की वजह से है जी जी। और दूसरा, जो जैन साहब कह रहे थे ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में स्लैब होता है, जहां तक मैं समझता हूँ वो फ्लैट 20% होता है, उसमें कोई स्लैब नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है। हाँ नो जी, स्लैब, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में स्लैब्स नहीं होते। हाँ जी, थैंक यू जी। जी, जैन साहब इस पर कुछ कहना चाहेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में कुछ समझाना चाहेंगे दर्शकों को? वेल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर पहले भी प्रोविजन था कि 20% टैक्स लगता था, अब वो 12.5% हो गया है इस साल से लॉन्ग जी टर्म कैपिटल गेन का। और पहले जो इंडेक्सेशन मिलता था, अब वो पिछले साल इंडेक्सेशन का भी प्रोविजन खत्म कर दिया गया है। और एक बेसिक एग्जम्पशन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अवेलेबल है वो है 1,25,000 का। जी तो अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख है तो 1,25,000 को निकाल दीजिए जी। और 75,000 रुपए के ऊपर 12.5% टैक्स दे दीजिए। अब टैक्स का कैलकुलेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। केवल 1,25,000 माइनस करके 12.5% कैलकुलेट कर लीजिए। दैट इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है सर। विकास जैन दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विकास जैन, डॉक्टर विकास जैन, आपका सवाल क्या है? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर, मेरे को ये पूछना था कि जैसे ये 12 लाख में कोई भी डिडक्शन नहीं मिल रही है हमें, हाँ, तो इसमें क्या हमें जो सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती थी और जो पेरेंट्स के इंश्योरेंस की डिडक्शन मिलती थी वो मिलेंगी इसमें? और ये कब से नहीं लागू नहीं होगा? इसी सेशन पे है या नेक्स्ट सेशन पे? दो सवाल हैं और मुझे लगता है नरेंद्र गुप्ता जी इसका जवाब दे जी रहे हैं। जी, नरेंद्र गुप्ता जी। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से एप्लीकेबल होगा ये बजट। और ये दोनों जो आपने बोली, इसकी सर कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। मतलब सेविंग जो हाँ, 80 टीटीए नहीं अकाउंट, मिलेगा सर, और जी, 80 भी नहीं मिलेगा। दोनों पे दो इंटरेस्ट देना सेक्शन हो पड़ेगा। गए। 80 टीटीए भी नहीं मिलेगा सेविंग अकाउंट वाला, और 80C भी नहीं मिलेगा। अच्छा, न्यू रिजीम में अगर एक सवाल ये भी है, न्यू रिजीम में हम क्या आईटीआर में टैक्स क्लेम कर सकते हैं? मतलब आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट सर। जैसे हम आईटीआर फाइल करते हैं तो हम जो डिडक्शंस हैं उसमें से जो क्लेम प्रोसेस होता है, कुछ डिडक्शंस को क्लेम किया जाता है। क्या जी, न्यू वाले रिजीम में ये प्रोविजन है? ये जो रिजीम लेके आए हैं 12 लाख तक का एग्जेम्पशन है, उसमें क्या एक क्लेम जो लोग इसमें अपना सिर्फ आप, पैसा क्लेम करते थे, जिसमें आपने कहा नहीं कि नहीं भाई सर, इसमें कुछ सिर्फ लोग, आपको एचआरए मिल सकता है मैक्सिमम, और स्टैंडर्ड डिडक्शन। और कुछ नहीं मिलेगा? सर, एक इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, बट फॉर दैट योर हाउस प्रॉपर्टी शुड बी रेंटेड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। अच्छा, इस पे भी मिलेगा। सुरेंद्र दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, आपका सवाल क्या है? हाँ जी सर। अच्छा, मेरा 13 लाख का पैकेज है सैलरी का, जी और एलआईसी मैंने करा रखी है। 36,000 रुपए महीने के देता हूँ, साल के 36,000 रुपए दे रहा हूँ मैं। तो क्या साल वो के माइनस 36,000 किस चीज में दे रहे हैं? 36,000 रुपए में साल के दे रहा हूँ। किस चीज में? 36,000 मैं साल के दे रहा हूँ एलआईसी के। एलआईसी के? हाँ, तो ठीक बात है। हाँ जी, तो क्या वो माइनस होगा उसमें से? सर, न्यू रिजिम में नहीं होगा। ओल्ड रिजिम में अगर आप जाते हैं तो फिर ये 12 लाख वाली स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन ओल्ड रिजिम में फिर इन दैट केस मिलेगा। फिर आपको पुराना स्लैब चलेगा सर। अनीश जी, क्या कहेंगे आप? 13 लाख रुपए का इनकम है, 36,000 रुपए एलआईसी में देते हैं। सर, न्यू टैक्स रिजीम में ये एलआईसी का बेनिफिट इनको नहीं मिलेगा। एटीसी का कोई बेनिफिट न्यू रिजीम में नहीं है, ऐसा है क्या? ये एटीसी, एटीडी, कौन कौन से सेक्शंस हैं जिनका फायदा जो है वो न्यू रिजीम में नहीं है? अगर इसको क्लैरिफाई कर पाए। देखिए, मूलतः जो स्कूल फीस है, जो 80C वाले सारे सेक्शन जो हैं इन्वेस्टमेंट, वो उनका बेनिफिट नहीं है। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, उस पे इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो आपको नहीं मिलेगा। जो डोनेशंस वगैरह देते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये कुछ एक लिस्ट है
जो ओल्ड रिजीम में ही आप क्लेम कर सकते हैं, न्यू रिजीम में नहीं क्लेम कर सकते। जी, अगले कॉलर हमारे साथ सुरेंद्र जी, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े। सुरेंद्र जी, आपका सवाल क्या है? हाँ जी, मैं सवाल रिपीट करता हूँ जी मेरी पेंशन से इनकम है 7 लाख रुपए जी और ब्याज से और डिविडेंड से इनकम है 6 लाख रुपए। जी, कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1 लाख रुपए। टोटल हो गए 14 लाख रुपए। मुझे 87A का बेनिफिट मिलेगा? 14 लाख रुपए का इनकम है, जिसमें पेंशन है इनका 7 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन है और 6 लाख रुपए का डिविडेंड है और इंटरेस्ट है। क्या इनको 87A में फायदा होगा या ओल्ड रिजीम में इनको रहना चाहिए? जैन साहब, क्या कहेंगे आप? वेल, मुझे लगता है, देखिए 1 लाख रुपए जो कैपिटल गेन है वो तो फुल्ली एग्जम्प्ट है, क्योंकि 1,25,000 की लिमिट है। पेंशन इज टैक्सेबल और जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी टैक्सेबल है। तो 13 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो अब नई स्लैब में आपको कोई स्लैब का ये 12 लाख वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपका जो पूरा टैक्स है मेरे हिसाब से तो वो लगेगा। तो ये ओल्ड रिजीम में कुछ फायदा ले सकते हैं? ओल्ड रिजीम में भी पेंशन के ऊपर टैक्स लगता है और इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगता है। केवल अगर वो सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 रुपए का इंटरेस्ट के ऊपर इनको एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है जो 50,000 का हो जाएगा। दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड। जी, लेकिन ये नरेंद्र गुप्ता जी के पास जा रहा हूं। जो बात अभी थोड़ी देर पहले अनिल जी ने कही कि भी इसमें आपको 80D 80C सिर्फ 80A रखा गया है, इसके अलावा LIC मेडिकल इंश्योरेंस इन पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि ऐसा लगता है डिस्करेज करने वाली बात हो कि भाई लोग फिर मेडिकल इंश्योरेंस कराए नहीं, फिर हेल्थ इंश्योरेंस कराए नहीं, फिर आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। ये सर, ये अभी नया नहीं आया, इस साल नहीं आया। 2-3 साल पहले जब नई न्यू स्कीम ओल्ड रिजीम आई थी तभी ये डिस्करेज कर दिया गया था। अगर आप इसे बोले डिस्करेज करने की करा नहीं किया था, लेकिन ऐसा रूल बना दिया गया कि न्यू स्कीम हम लाते हैं जिसमें हम रेट ऑफ टैक्स कम लेंगे, लेकिन हम आपको कोई ये छूट नहीं देंगे। उसका डिस्करेज करने का मेन रीजन नहीं था। एक्चुअली क्या होता था, आज से सर 5 साल पहले की कहानी पूरी मैं बताता हूँ आपको। इसके पीछे बेस क्या है, लोग बहुत फेक क्लेम करने लगे थे। अब सरकार क्या कि गवर्नमेंट एक एक लोगों को पकड़ नहीं सकती थी। कोई LIC नहीं लेता, सब लोग पूरा 80 से 1.5 लाख सीधा स्टेट डाल देते थे। अब किसको किसको 1.5 लाख रुपए पूछा जाए आपने इन्वेस्ट किया है कि नहीं किया गया? अब ना ही उस समय कोई ऐसा मीडियम था कि चेक किया जाए इन्होंने क्लेम किया, इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं। तो बहुत सारे फेक क्लेम होने लगे। तो उन्होंने, सरकार ने इसको बंद करने के लिए न्यू रिजीम ले आया कि ताकि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उनके साथ गलत ना हो। तो एक नई रिजीम लाई गई कि आपको सीधा हम जो वहां आप क्लेम करते हो हम सीधा हम रिबेट दे देते हैं, आप न्यू रिजीम ले लीजिए, बात खत्म। सुधीर कुमार नोएडा से हमारे साथ एक कॉलर छोड़ रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर मैं कुछ और सवाल पूछूंगा। सुधीर कुमार जी, आपका सवाल क्या है? सर मेरा सवाल ये है कि मेरी ग्रॉस। जी पूछिए आपका सवाल सुधीर। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि मेरी ग्रॉस सैलरी जो है, ग्रॉस सैलरी मेरे 1 साल की 20 लाख रुपया है। मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि नया स्लैब में मुझे कितने टैक्स पेमेंट करने पड़ेंगे, मुझे टैक्स देने पड़ेंगे। अनिल जी, 20 लाख का ग्रॉस सैलरी ये बता रहे हैं और ये कह रहे हैं नए रिजीम में इनको कितना फायदा होगा। वैसे में हम चार्ट तो दिखा रहे हैं, 17 लाख रुपए में 54,600 रुपए का टैक्स में फायदा दिख रहा है। 22 लाख तक 1,01,100 रुपए का फायदा दिख रहा है। 20 लाख में ये रेंज क्या होगा अनिल जी? अराउंड 90,000 सर। मैं एक बार अनिल जी से भी पूछना चाहूंगा, उन्होंने कुछ कैलकुलेट किया होगा तो। जी सर, कोई 80-90,000 के बीच में ही आएगा। तो इनको नए में फायदा होगा, पुराने में फायदा होगा? देखिए, पुराने को तो डिस्करेज ही कर रहे हैं। इनकी अदर इन्वेस्टमेंट वगैरह को भी ध्यान में रखकर ही कंपैरेटिव स्टडी की जाती है। मोर लिक्विडिटी टुडे एज ऑन डेट इज द न्यू स्कीम। ही शुड आइडियली ऑफ न्यू स्कीम। बाकी अपने कंसल्टेंट से ये सलाह कर लेंगे, कंपैरेटिव बनाकर ही रिटर्न को फाइल करेंगे। तो ये क्या सबको करना चाहिए जिनके इनकम 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख? ये कंपैरेटिव अभी भी सबको कंपैरिजन ओल्ड वर्सेस न्यू का रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। इंडिया में उतनी टैक्स अवेयरनेस लार्जर मासेस में नहीं है और इसलिए एडवाइजेबल है कि वो कंसल्टेंट से दोनों जो है
कंपैरेटिव स्टडी करके ही फाइल करें। बहुत केसेस में हमने देखा है लोग गलत रिजीम में फाइल कर दिया और उनको वो टैक्स जो टीडीएस है वो रिफंड में क्लेम कर सकते थे, बट वो फॉरगो कर जाते। देन दे कम टू अस एंड देन वी फाइल रिवाइज रिटर्न। तो ये सब चीजें जो है थोड़ी सी एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट है और एडवाइजेबल है कि वो किसी सीए या टैक्स एक्सपर्ट से ही कंपैरेटिव बनाकर ही फाइल करें। ठीक है, इस पर मैं नरेंद्र जी आपका टेक चाहूंगा, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं सर की बात से एग्री करता हूँ। एक प्रोफेशनल से आप जब कंसल्ट करेंगे तो आपको ना देखिए देयर इज ए फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टैक्स इवेजन एंड टैक्स प्लानिंग। अगर आप टैक्स की चोरी करते हैं तो आप क्राइम कर रहे हैं सर। अगर आप टैक्स प्लान कर रहे हैं तो आप स्मार्ट इंडिविजुअल हैं। तो जब आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो आपको टैक्स प्लानिंग के तरीके बताएगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, अभी अगर कोई टैक्स प्लानिंग अच्छे से जी। करे, एक बिजनेसमैन हस्बैंड वाइफ अगर दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो मिलके मोटा मोटी 25 लाख रुपए 24 लाख रुपए पे टैक्स जीरो किया जा सकता है। आप समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। कुल्लू से एक सवाल आ रहा है अनिल जैन सर के लिए, जानते हैं कुल्लू से क्या पूछना चाह रहे हैं? हेलो। जी सर बताएं। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार, बताइए सवाल आपका। मैं विजय बोल रहा हूँ जी, मैं पेंशनर हूँ। जी विजय जी। मेरी मंथली इनकम सर पेंशन जो है 50,000 है। ठीक है, और 6 लाख रुपए। जीपीएफ से मेरे को इंटरेस्ट मिलता है 5 लाख पर ईयर जी। ठीक है, 11 लाख रुपए। तो मेरी क्या पेंशन सैलरी जो बढ़ती है टोटल इनकम सर ये टैक्सेबल है? 11 लाख रुपए कमा रहे हैं, पेंशन से 50,000 और 6 लाख रुपए जो है वो 5 लाख रुपए जो है इनको मिल रहा है उससे। सब मिला के तो 11 लाख ही हुए हैं जी। 6 और 5 लाख। तो ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। 11 लाख रुपए तो क्लियर कट टैक्स फ्री है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा आपको। नहीं, लेकिन एलआईसी से आ रहा है सर सालाना। नहीं, एलआईसी पे भी आ रहा है। दिस इज एलआईसी के ऊपर स्पेशल रेट नहीं लग रहा है मेरा। जो स्पेशल रेट जो है वो कैपिटल गेन के ऊपर लगाया गया है और एलआईसी से जो पैसा आएगा वो नॉर्मल टोटल गेन में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आता है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से या इंटरेस्ट इनकम जो है इसमें अपने को 12 लाख रुपए वाला बेनिफिट मिल जाएगा। जी एक कॉलर जुड़ रहे हैं, वेद प्रकाश, जो अनीश जी के लिए सवाल पूछना चाहते हैं। वेद प्रकाश जी क्या सवाल है आपका? सर मेरा क्वेश्चन था कि हमारी सर पेंशन है, मैं 2003 से सर रिटायर हुआ था आर्मी से सर। जी। तो साल की पेंशन मेरी बनती है सर 4.5 लाख रुपया सर। ठीक है। तो इसमें सर हमें टैक्स कितना देना पड़ेगा? ये ओल्ड या न्यू का इसका हमें समझ नहीं आया सर। जो 12 लाख बता रहे हैं अभी ये बजट पास हुआ है आज। आपको 4.5 लाख रुपए की पेंशन सालाना मिलती है? जी हाँ सर, 4.5 लाख रुपया सर साल की। जी अनीश जी। वेल 4.5 लाख रुपए तो आपको जैसे देख रहे हैं आप 12 लाख रुपए तक तो चाहे वो कोई भी इनकम हो एक्सेप्ट कैपिटल गेन, सब इनकम 12 लाख तक आप जोड़ लीजिए। 12 लाख से अगर आप नीचे हैं तो कोई टैक्स नहीं है, सीधा 4.5 लाख रुपए तो बहुत ही लो उसमें साइड में आ गए आप। जी अनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनीश जी। जी बिल्कुल, सर ने उसका जवाब दे दिया। दोनों ही रिजीम में इनको टैक्स नहीं लगेगा। मतलब कोई टैक्स इनको नहीं देना है, 0 टैक्स है इनके लिए। तो खुशखबरी है सर आपके लिए, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 4.5 लाख रुपया आप कंप्लीटली उठा के घर ले जा सकते हैं। आपको 1 रुपए की देनदारी नहीं है आपके ऊपर। और आप आर्मी से रिटायर हुए, आपने देश की सेवा की, इसलिए मेरी तरफ से आपको सल्यूट भी है। आपने सवाल भी बड़ा बढ़िया पूछा कि भाई 4.5 लाख की पेंशन इनकम पर क्या फायदा होगा, तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। मानक राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। मानक जी आपका सवाल क्या है? सेवक बोल रहा हूँ। अशोक जी बताइए बताइए बताइए। सर बोलिए अशोक जी, अपना टीवी म्यूट कर दीजिए प्लीज, तभी बातचीत हो पाएगी। 12 लाख के जो मेरे घर के, हाँ म्यूट है सर, म्यूट है मेरा संडली जी। 12 लाख की मेरे हर परिवार की एफडी है, क्या उस पे टैक्स लगेगा? 12 लाख रुपए की एफडी है?
उनका सवाल जहां तक मैं समझ पाया हूं नरेंद्र जी, 12 लाख रुपए की उन्होंने एफडी कराई है। क्या वो जब एफडी 12 लाख की निकालेंगे तो उनको टैक्स देना होगा? 12 लाख की एफडी पे इंटरेस्ट कितना बनता है वो मुझे आप बता सकते हैं सर? मतलब है लाइन पे वो? ज्यादा से ज्यादा 10% इंटरेस्ट बनता हाँ। होगा। तो तो नॉन टैक्सेबल 1,20,000 लिमिट है सर, रुपए, वैसे भी टोटल इनकम। तो सभी कुछ फ्री है, टैक्स Exactly. फ्री है सबके लिए। जी जी। नहीं, समझ में नहीं आया। मैं जैन साहब आप ही बता दीजिए क्या कह रहे हैं आप? देखिए, अगर आपके पास में 12 लाख रुपए की एफडी है तो आजकल एफडी पे जनरली 8% 7% इंटरेस्ट मिलता है। अपन इसको 10% भी मान लें तो एक साल का 1,20,000 रुपया ब्याज होता है। 1,20,000 रुपए के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। अगर फैमिली में 4 आदमियों के पास में 12-12 लाख रुपए की एफडी है और हर एक को 1,20,000 रुपए का ब्याज की इनकम होती है तो ये चारों के हाथ में ये टैक्स फ्री है। केवल एक ही है, इसमें बच्चे जो हैं जिनके पास एफडी है वो 18 साल से कम के नहीं होने चाहिए। अगर 18 साल से कम के बच्चे हैं और उनके पास में भी एफडी है तो वो पेरेंट्स की इनकम में, जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसकी इनकम में उसका ब्याज जुड़ जाएगा। और फिर भी अगर ये सब कुछ मिला के भी 12 लाख रुपए से कम है तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, जसवंत गौतम अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं सवाल लेके। जसवंत गौतम जी, आपका सवाल। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। ये जानना चाहते हैं, ये जो 12 लाख की छूट दी है अभी नेक्स्ट बजट के लिए। हाँ हेलो। हाँ बोलिए तो सर। उसमें जो कैपिटल गेन है ना, ट्रेडिंग का जो ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें कैपिटल गेन आता है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हाँ, तो अगर वो मिलाकर के हमारी 10 लाख बनती है तो क्या हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा ना जी? नरेंद्र गुप्ता जी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 10 लाख, आप समझ गए होंगे सवाल नरेंद्र गुप्ता जी। कैपिटल गेन स्पेशल इनकम है। कैपिटल गेन वाले अमाउंट पे सर नहीं, आपको टैक्स लगेगा, बाकी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा, नहीं कैपिटल गेन पे देना ही पड़ेगा सर? जी जी, जो भी कैपिटल गेन आपको हुआ है शॉर्ट टर्म उस पर बस टैक्स लगेगा सर। बाकी इनकम एग्जेम्प्ट है आपकी। यानी शेयर मार्केट और से जो सर कोई कमाई हो रही है उस पर टैक्स है। जी जी। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे क्या? हेलो। हाँ नरेंद्र गुप्ता जी, इसको थोड़ा डिटेल बताएंगे क्या? गुप्ता जी, इसको थोड़ा डिटेल में बताएंगे? आवाज मिल रही है मेरी आपको? अब आइए सर, बताइए क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाला जो मामला है इसको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। जो कह रहे थे 10 लाख कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा स्पेशल इनकम की कैटेगरी में आता है। इन पे हमारा फ्लैट टैक्स लगेगा 15%, 20% या फिर 12.5% वाला भी आप चूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,25,000 रुपए तक की हमारी जो टोटल अर्निंग है उसको एग्जेम्प्ट कर देते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म पे तो फ्लैट टैक्स लगेगा जितनी भी हमारी अर्निंग है जी। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जी। इसमें देखिए, एक शेयर मार्केट में एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है जी। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन भर ट्रेडिंग करते रहते हैं। ट्रेडिंग इनकम जिसको कहते हैं, ऑप्शन और फ्यूचर खरीदते हैं बेचते हैं, वो भी एक शेयर मार्केट की इनकम होती है। और वो जो ट्रेडिंग और ऑप्शन की इनकम होती है उसको इनकम टैक्स वाले बिजनेस इनकम बोलते हैं। तो अगर वो बिजनेस इनकम है ट्रेडिंग और ऑप्शन की, तो मेरे हिसाब से उसमें 12 लाख रुपए वाला बेनिफिट मिलेगा, इवन इफ आपकी इनकम अगर शेयर मार्केट से है तो। अच्छा, आई थिंक आई एम राइट, अदर्स कैन कंफर्म। अगर आपकी इनकम ऑप्शन और उससे है, फ्यूचर वगैरह से है, जो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, आप रोज खरीदते हैं रोज बेचते हैं, यू आर नॉट एन इन्वेस्टर बट यू आर एक्चुअली ए ट्रेडर। तो ट्रेडर जो है उनको ये 12 लाख रुपए हम बुक बना के अगर ऑडिट उसकी अगर टैक्स ऑडिट में लिमिट में आती, टैक्स ऑडिट करना होगा 1 CR से अगर टर्नओवर है हमारा, उसका भी एक क्राइटेरिया है कैसे 1 करोड़ हमें डिसाइड करना है, तो बुक्स बना के करेंगे तो फिर 12 लाख वाली कैटेगरी बिल्कुल 12 लाख हमें उस केस में 12 लाख रुपए वाला एग्जेम्पशन मिल सकता है। बढ़िया बात है सर। गिरिराज सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ। उन्होंने बोला था ना अभी जो मेरे से सवाल कर रहे थे, नरेंद्र गुप्ता जी, अनीश जी, गिरिराज सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कॉलर हैं और वो सवाल पूछना चाह रहे हैं। गिरिराज सिंह जी, आपका सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरी ईयरली सैलरी 16 लाख रुपए है। ठीक बात है जी। और 2 लाख रुपए का ईयरली बोनस मिलता है, मतलब टोटल 18 लाख रुपए इन अकाउंट्स में है। ठीक है जी। तो सर मुझे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? और कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है मेरा। तो न्यू रिजीम में वैसे भी इन्वेस्टमेंट वैलिड नहीं है सर। गिरिराज सिंह जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू।
और दूसरी बात, मैं सही हूं, मतलब मेरी लाइन पर नरेंद्र गुप्ता जी, न्यू रिजीम में तो एप्लीकेबल नहीं है ऐसा कुछ, कोई इन्वेस्टमेंट तो इनकी इनकम 16 लाख रुपए सालाना है, 2 लाख रुपए का बोनस है, 18 लाख रुपए का माल 18 लाख पे जो भी सालाना टैक्स उठाते बनेगा हैं। फ्लैट इनको देना होगा। कितना? जो भी टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा सर, वो तो हमें वही पूछ रहे हो, लमसम कितना लगेगा? लमसम 12 लाख पे 60,000। अनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड, अनीश जी कुछ कहना, अनीश जी। लगभग इनको 1,60,000 के आसपास का टैक्स लगेगा। 1,60,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा जी। कुछ एग्जेम्पशन ले सकते हैं, ये कुछ है इसमें? अब डिपेंड करता है कि इनकी टोटल इनकम को क्या क्या कंस्टिट्यूट किया है। जैसे ये सैलरीड हैं, इसमें मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि इनकी दूसरी किसी तरह की इनकम नहीं है, तो इनको किसी तरह की एग्जेम्पशन मिलने का मुझे कोई स्कोप नहीं नजर आता। सैलरी डी है, 16 लाख रुपए सीटीसी है और 2 लाख रुपए का बोनस है, 2 लाख बोनस, 18 लाख रुपए। जी। इनको किसी तरह की कोई रिबेट नहीं मिलेगी सर। यानी कि इनको अपनी सैलरी का 20% लगभग टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। 16 से 20 लाख वाली कैटेगरी में है ये, जिसमें 20% का टैक्स प्रोविजन किया गया है इस बार के बजट में, यानी कि जो एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 में। टैक्स बनेंगे इनको 1,60,000। 1,60,000, ठीक बात है, एग्जैक्ट अमाउंट है। तो ये मुझे लगता है कि अभी तक मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। मैं एक फाइनल रिमार्क चाहूंगा, सोशल रिफॉर्म के लिहाज से, इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिहाज से कैसे देखते हैं इसे, या फिर अगर हम मिडिल क्लास को रिफॉर्म देने की बात है जैसा कि सरकार भी दावा कर रही है, कैसे देखते हैं इसे? मैं शुरुआत कर रहा हूं जैन साहब से। जैन साहब, आपका जवाब। जहां तक मुझे लगता है, ये इनकम टैक्स के रिलीफ को छोड़ के देखिए, आज अगर आप हमारे परिवार को देखते हैं तो परिवार में कैसे खर्च होता है, कितना खर्च होता है, वी नो द कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो ये कोई जो मेन इश्यूज थे, जो उनको शायद एड्रेस करने की इतनी कोशिश नहीं हो पाई है, क्योंकि शायद टाइट थे। इन्फ्लेशन फैक्टर जो है, ये जो इन्फ्लेशन फैक्टर है, इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपके जो इंटरेस्ट रेट्स मैनूवरिंग वगैरह जो आरबीआई वगैरह को साथ में लेके करना पड़ेगा। तो वहां पे जब तक आप इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं करते, आप एक मिडिल क्लास को जो है वो रिलीफ नहीं दे पाएंगे। अगर प्राइस राइज अगर मेरा फूड पे 8% हो रहा है, जनरल इन्फ्लेशन 6% है, तो उससे जनरल परिवार 1 लाख रुपए जो कमाता है उसको कोई खास रिलीफ मेरे को तो कहीं नजर नहीं आता है। जी, अनीश जी क्या कहेंगे आप? देखिए, पैसे का ना जाना भी पैसों का आना होता है, और जहां तक ये इकोनॉमिक एंगल से देखें तो एक फाउंडेशन की जरूरत होती है जिसपे कि हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ सके। पिछले 3-4 बजटों में देखा गया कि उन्होंने एग्री सेक्टर, अदर जो रिलेटेड सेक्टर्स हैं, इनफैक्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस, नए जो स्किल सेट के रिक्वायरमेंट है, एआई वगैरह, इन सब पे सरकार ने धीरे धीरे कैपेक्स को बढ़ाया है, और उसके रिजल्ट अभी नहीं तो आने वाले दिनों में मिलेंगे ही मिलेंगे। हमें बजट को सिर्फ मध्य वर्गीय लोगों के फायदे या नुकसान के एंगल से नहीं देखना है, हमें वो भी देखना है कि हमारा फ्यूचर कितना सस्टेनेबल होगा, और ये तभी सस्टेन कर पाएगा जब हमारी रूरल इकोनॉमी, हमारी अदर एलाइड जो हैं चीजें, वो सब स्ट्रीमलाइन हो। आई थिंक द गवर्नमेंट हैज बीन डूइंग वेरी गुड विज़ावी आपकी ये जो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की है। आप देखो, हर साल इन्होंने कैपेक्स में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी की है। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा साहब, अगर एक टाइम दें आप। जल्दी सर। मेरा ये सोचना है कि अभी हमें स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत है। ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रही है, और हम बराबर अपना 30% जो बजट का खर्चा है और फर्दर लोन लेके कर रहे हैं, तो इससे पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ ट्रेड जा रहा है। करेंसी की वैल्यू, हमारी करेंसी रेगुलर डी वैल्यू हो रही है। तो इसको अगर एक नई सोच की जरूरत है, और वहां पे 2 चीजें मुझे लगता है डेफिसिट फाइनेंसिंग को कम करने के लिए। एक तो जो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम है, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, और मैं उस एग्रीकल्चरल इनकम की बात कर रहा हूं जहां एक एक किसान की इनकम साल की
50 लाख रुपए से ज्यादा है, 40 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है, उस जी। सेक्टर को अभी भी टैप करना बाकी है। वो बहुत बड़ा सेक्टर है बनिस्पत की हम ट्रेडिशनल सोर्सेज से रेवेन्यू कलेक्ट करें। तो ये भी यहाँ है पे सर, एक अगर और ये- मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है जो जिस पर बहुत लोग बात नहीं कर रहे हैं। आजकल पार्टियां फ्रीबीज भर भर के दे रही हैं, डायरेक्ट बेनिफिट वो- ट्रांसफर डीबीटी किया जा रहा है, डायरेक्ट हाँ। खातों में पैसे भेजे जा रहे हैं। भाई तो आप इकोनॉमी इसको लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी देखिए अमेरिका में जो एलन मस्क को दिया गया है जी कि टू सी दैट कि गवर्नमेंट का जो खर्चा हो रहा है वो जायज है या उस पे कहीं कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक बात है सर। ऑन द सेम लाइन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी जी। वी कैन आल्सो हैव ए सिमिलर इंस्टीट्यूशन जहां पे गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर ध्यान दे और उसको गवर्नमेंट को गाइड किया ठीक जा बात है सकता सर। मुझे लगता है आपकी आवाज, आपका ये सुझाव सरकार तक पहुंचेगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।